जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी सप्लीमेंट्री रीडर का लेसन 6 द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। ये लेसन आपके लिए ही है क्योंकि ये कहानी एक रियल लाइफ स्टोरी है जो एक छोटे से बच्चे की एक बहुत बड़े वैज्ञानिक बनने की यात्रा है और उस वैज्ञानिक का नाम है रिचर्ड एच एब्राइट। This story is about a curious child, Richard Albright, and his journey to becoming a great scientist. It talks about how his mother impacts his interest in science and enhances it. जो ये पूरी स्टोरी है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, ये एक क्यूरियस बच्चा, बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का बच्चा, वो कौन है? रिचर्ड एब्राइट, और उनका एक महान वैज्ञानिक बनने की यात्रा है। और ये कहानी यह भी बतलाती है कि किस तरह से रिचर्ड एब्राइट की मदर ने उनका विज्ञान के प्रति रुझान और विज्ञान के प्रति ज्ञान बढ़ाने में उनकी मदद की। एंड द मैसेज ऑफ दिस रियल लाइफ स्टोरी द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट इज दैट with perseverance, dedication and hard work, one can achieve any dream. कि कोई भी व्यक्ति किसी भी लक्ष्य को अपने हार्ड वर्क से, अपने कठिन परिश्रम से, अपने डेडिकेशन से, डेडिकेशन यानी कार्य के प्रति समर्पण से, और परसिवरेंस यानी लगातार दृढ़तापूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़कर प्राप्त कर सकता है। मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट लेसन में जिस वैज्ञानिक की रियल लाइफ स्टोरी है उनका चित्र सामने है, रिचर्ड एच एब्राइट। रिचर्ड एच एब्राइट इज एन अमेरिकन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट। जब रिचर्ड केवल 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ते थे तभी ही लॉस्ट हिज फादर, लेकिन उनकी मदर ने उनको एनकरेज किया और उनको एक बुक लाके दी, अ ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, क्योंकि रिचर्ड को बचपन से ही रॉक्स का, फॉसिल्स का, कॉइन्स का और बटरफ्लाइज के बारे में स्टडी करने का बहुत उनका इंटरेस्ट था। इसलिए उन्होंने इस बुक को पढ़ा और पढ़ने के बाद में उन्होंने अपनी वैज्ञानिक यात्रा शुरू की। तो किस तरह से उन्होंने इस वैज्ञानिक यात्रा की शुरुआत की और पूरी यात्रा के दौरान उन्होंने कौन सी टेक्निक्स को अपनाया, क्या परेशानियां आईं, और इस पूरी साइंटिफिक जर्नी में उनकी मदर का क्या योगदान रहा, ये हम लोग सभी इस लेसन में पढ़ेंगे। चित्र में आप देख रहे हैं कि एक बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल दी है। लाइफ साइकिल में पहले बटरफ्लाई, एग, इसके बाद में जो सेकंड स्टेज होती है वो होती है कैटरपिलर, जिसको लार्वा कहते हैं, फिर प्यूपा, और उसके बाद में एक बटरफ्लाई पूरी डेवलप हो जाती है। क्योंकि ये टेक्निकल टर्म आपके लेसन में आएंगी इसलिए हम इसको यहीं समझ लेते हैं। 2 और बटरफ्लाई जिन पर कि रिचर्ड एच एब्राइट ने स्टडी की, वन इज मोनार्क एंड सेकंड इज विसरॉय। मोनार्क और विसरॉय दोनों बटरफ्लाइज में बेसिक डिफरेंस क्या है, चित्र में देखिए कि जो विसरॉय है जहाँ पर एक राउंड बना हुआ है, एक आड़ी लाइन खिंची हुई है, जबकि मोनार्क बटरफ्लाई में नहीं है। तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, लेकिन ये जो डिफरेंस है ये इनके लाइफ पर क्या इम्पैक्ट डालता है और ये डिफरेंस क्यों है, ये उन्होंने अपनी साइंटिफिक जर्नी में हमको बताया है। सो लेट्स रीड आउट द ब्यूटिफुल, इंटरेस्टिंग, इंस्पायरिंग, मोटिवेशनल लेसन मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। सबसे पहले रीड एंड फाइंड आउट, हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइट लाइफ। एक कोई किताब थी जो रिचर्ड एब्राइट की लाइफ में टर्निंग पॉइंट बन गई, उनके जीवन को दूसरी ओर दिशा कर दी उस बुक ने। हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, और एक वैज्ञानिक बनने में उनकी माँ ने कैसे हेल्प की। जैसे जैसे हम लेसन पढ़ेंगे हमको इन क्वेश्चन के आंसर्स भी अपने आप ही मिल जाएंगे। At the age of 22, a former Scout of the Year excited the scientific world with a new theory on how cells work.
22 यानी 22 साल की एज में एक फॉर्मर यानी भूतपूर्व, अर्लियर एक स्टूडेंट जो कि पहले स्काउट ऑफ द ईयर रहा है, उसने पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड को एक नई थ्योरी देकर, सेल थ्योरी देकर रोमांच से भर दिया। रिचर्ड एच एब्राइट and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. ये 22 साल का लड़का कौन था? ये था रिचर्ड एच एब्राइट और उनके फ्रेंड, उनके साथी कॉलेज के जो उनके रूममेट थे, इन्होंने एक जर्नल को आप समझिए कि एक साइंटिफिक, एक वैज्ञानिक पत्रिका जिसका नाम था प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस, इसमें एक लेख दिया। और वो लेख किससे रिलेटेड था कि सेल्स यानी कोशिकाएं कैसे काम करती हैं। It was the first time this important scientific journal had ever published the work of college students. ये पहली बार था कि जो ये विज्ञान की पत्रिका थी, जर्नल था, उसका नाम क्या था? प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। इसने किसी कॉलेज स्टूडेंट का कोई लेख छापा था, पब्लिश किया था। इन स्पोर्ट दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15। यदि खेल की भाषा में कहें तो रिचर्ड एच एब्राइट ने जो ये काम किया था, ये 15 साल की उम्र में यदि कोई बड़े बड़े ग्रुप्स का पार्ट बन जाए उसके जैसा था। कौन से खेल में? बेसबॉल में, जो कि अमेरिका में खेला जाता है। हिटिंग ए होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट, कि पहली बॉल पर होम रन लेना। होम रन लेने का मतलब आप यदि क्रिकेट की भाषा में समझे कि पहली ही बॉल पर छक्का मार देने जैसा था रिचर्ड एब्राइट का ये आर्टिकल। फॉर रिचर्ड एब्राइट इट वॉज द फर्स्ट इन ए लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट इन साइंस एंड अदर फील्ड्स। रिचर्ड एब्राइट के लिए ये जो एक लंबी साइंटिफिक जर्नी थी, उनकी जो लंबी साइंटिफिक यात्रा थी, उसमें उस स्ट्रिंग यानी उस पंक्ति में ये पहला अचीवमेंट था। एंड इट ऑल स्टार्टेड विथ बटरफ्लाइज। और ये कहाँ से शुरू हुई साइंटिफिक जर्नी? ये शुरू हुई बटरफ्लाइज से, तितलियों से, जो कि हमने अबाउट द लेसन जब हम जान रहे थे उसकी स्लाइड में देखा था। An only child, Ebright grew up north of Reading, Pennsylvania. There wasn't much I could do there, he said. I certainly couldn't play football or baseball with a team of one, but there was one thing I could do: collect things. क्योंकि रिचर्ड एच एब्राइट ओनली चाइल्ड, इकलौते बच्चे थे, उनके कोई सिबलिंग नहीं थे, वो सिंगल चाइल्ड थे और उनका जन्म अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्टेट में, रीडिंग शहर का नाम है, वहाँ पर हुआ था। और वो कहते हैं कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि मैं खेल इसलिए नहीं खेल सकता था फुटबॉल या बेसबॉल, क्योंकि मैं अकेला ही था, तो मैं अकेले अपनी टीम कैसे बना लेता। लेकिन मैं एक काम कर सकता था। वो क्या कर सकता था? आई कलेक्ट थिंग्स, मैं चीज़ों को इकट्ठा कर सकता था। सो ही डिड, और उन्होंने ऐसा किया भी। And did he ever? Beginning in kindergarten, Ebright collected butterflies with the same determination that has marked all his activities. और उन्होंने ये कलेक्शन का काम अपने किंडरगार्टन यानी जो उनकी नर्सरी क्लासेस थी, अर्लियर क्लासेस थी, प्री स्कूल था, वहाँ से ही शुरू कर दिया। और उन्होंने पूरे डिटर्मिनेशन से जो भी काम किया उसको पूरा किया। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, वो छोटी छोटी रॉक्स को यानी चट्टानों जैसे छोटे पत्थरों को इकट्ठा करते थे। फॉसिल्स, फॉसिल्स का मतलब है कि जो जीवाश्म होते हैं, जो डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के, इनको कलेक्ट करते थे। कॉइन्स को यानी सिक्कों को कलेक्ट करते थे। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर, और वो एक बहुत ही जिज्ञासु खगोल वैज्ञानिक बन गए। खगोल वैज्ञानिक कौन कहलाता है? जो कि स्टार्स और प्लैनेट के बारे में स्टडी करता है। समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, और कभी कभी तो पूरी रात वो सितारों की तरफ, तारों की तरफ देखते हुए निकाल देते थे। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरोसिटी along with a bright mind
सबसे पहली बात तो जो उनके अंदर क्यूरोसिटी यानी जिज्ञासा थी वो ड्राइविंग यानी मोटिवेशनल थी और उनका दिमाग बहुत ही ब्राइट था। यहाँ पर एक वैज्ञानिक में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए ये भी बताई जा रही हैं। He also had a mother who encouraged his interest in learning. इसके साथ में उनकी माँ भी उनको सीखने में, लर्निंग में काफ़ी एनकरेज यानी उत्साहित करती थी। She took him on trips, bought him telescope, microscope, cameras, mounting materials. उनकी मदर उनको ट्रिप्स पर ले जाती थी क्योंकि हम जान चुके हैं कि उनके फादर नहीं थे, तो उनकी जो बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट कंपेनियन थी वो उनकी मदर ही थी। वो ट्रिप्स पर ले जाती थी, उनके लिए टेलीस्कोप यानी दूरबीन और माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी कैमरे खरीद कर देती थी और माउंटिंग मटेरियल्स, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए जो आवश्यक चीज़ें होती हैं वो उनको प्रोवाइड करती थी। एंड अदर इक्विपमेंट दैट एंड हेल्प्ड हिम इन मैनी अदर वेज, और दूसरे इक्विपमेंट यानी उपकरण जो कि उनको मदद कर सकते थे वो उनको दिलाती थी और भी कई तरीके से उनकी हेल्प करती थी। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, हिज मदर सेड। उनकी माँ कहती है कि मैं उनकी केवल एकमात्र मैं साथी थी। किसकी? रिचर्ड एब्राइट की। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर। इसके बाद में जब वो स्कूल जाने लगे तो मैं उनके फ्रेंड्स को घर लेके आती, लेकिन तब भी रात के समय तो हम दोनों मिलकर ही काम करते। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन 3rd ग्रेड। रिची ये उनका निकनेम था रिचर्ड एब्राइट का। तो उनकी मदर कहती हैं कि क्योंकि जब वो 3rd स्टैंडर्ड में, 3री क्लास में पढ़ते थे तो उनके फादर की डेथ हो गई थी, तो रिची ही उनकी दुनिया था, रिची ही उनकी संपूर्ण दुनिया था। शी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल। दोनों मदर एंड सन दोनों डाइनिंग रूम में अपनी हर शाम स्पेंड करते थे, गुजारते थे। इफ़ ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू आई फाउंड वर्क फ्रॉम हिम। यदि रिची यानी रिचर्ड एच एब्राइट के पास कोई काम नहीं होता था तो उनकी माँ ढूंढ के लाती थी। नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स। ये काम घूमने फिरने दौड़ने का नहीं होता था, फिजिकल नहीं होता था, शारीरिक नहीं होता था, बल्कि सीखने वाला होता था। हिज मदर सेड, ऐसा उनकी माँ ने बताया। ही लाइक्ड इट, ही वॉन्टेड टू लर्न। और रिचर्ड को ये काम बहुत पसंद आता था। कौन सा काम? लर्निंग अबाउट द थिंग्स, चीज़ों के बारे में जानने का। एंड लर्न ही डिड, और उन्होंने बहुत सीखा। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल। स्कूल में उन्होंने हमेशा टॉप ग्रेड यानी वो टॉप रैंकर रहे। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड। हर दिन जो कुछ होता था वो और बच्चों की तरह उनके लिए भी होता था। बाय द टाइम ही वॉज इन द 2nd ग्रेड एब्राइट हैड कलेक्टेड all 25 species of butterflies found around his hometown. जब वो 2nd ग्रेड यानी दूसरी क्लास में आए तो उन्होंने लगभग 25 यानी 25 प्रजातियों की, स्पीशीज है ना प्रजाति, बटरफ्लाइज को कलेक्ट किया जो उनके होम टाउन, उनका होम टाउन कौन सा था? पेंसिल्वेनिया। वहाँ के आसपास जितनी भी बटरफ्लाइज थी उनको कलेक्ट किया। ये आपको टेबल में बताया गया है उनके नाम, तो आप इनको पढ़ लीजिए। That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. रिचर्ड कहते हैं कि शायद जो मैं बटरफ्लाई जितनी कलेक्ट करना चाहता था ये पूरा कलेक्शन था। But then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch X. लेकिन तभी मेरी माँ ने मुझे एक बच्चों की किताब दी और इसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। यानी मोनार्क एक्स ये एक बटरफ्लाई की स्पीशीज़ है, जाति है, वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती है। तो ये इसके बारे में ये बुक थी। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर। अब ये बुक
इसमें ये लिखा हुआ था, ये बताया गया था कि किस तरह से जो मोनार्क बटरफ्लाइज होती हैं वो सेंट्रल अमेरिका की ओर माइग्रेट करती हैं, उड़ती उड़ती सेंट्रल अमेरिका पहुंच जाती हैं। और इस बुक ने इस ईगर यंग कलेक्टर मीन्स जो कलेक्ट करते थे, संग्रह करते थे, ये जो बच्चा था जो बटरफ्लाइज को कलेक्ट करता था, इसके लिए एक नई दुनिया का, वैज्ञानिक दुनिया का दरवाजा खोल दिया। कौन सी बुक ने? द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। At the end of the book, readers were invited to help study butterfly migrations. किताब के अंत में, कौन सी किताब? द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। उसके बाद में एक रिक्वेस्ट की गई थी कि जो बुक के राइटर थे उनके द्वारा कि बटरफ्लाई माइग्रेशन के बारे में वो स्टडी कर रहे थे और रीडर्स उस स्टडी में उनकी हेल्प करें। They were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart of the University of Toronto। और ये जो रिसर्च थी वो डॉक्टर फ्रेडरिक अर्कहार्ट जो कि टोरंटो यूनिवर्सिटी के थे, उन्होंने ये कहा कि ये जो बटरफ्लाइज हैं उन पर आप टैग लगाएं, यानी स्मॉल स्टिकर लगा दें। Ebright's mother wrote to Dr. Urquhart and soon Ebright was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs। अब एब्राइट की मदर ने, यहाँ देखिए उनकी मदर उनको कितना एनकरेज और कितना सपोर्ट करती हैं। उन्होंने डॉक्टर अर्कहार्ट को एक लेटर लिखा और उसके बाद एब्राइट ने इन मोनार्क बटरफ्लाइज पर एक चिपकाने वाला स्टिकर लगाना शुरू कर दिया। Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart। जो कोई भी इन बटरफ्लाइज जिनके पास भी ये उड़ती उड़ती पहुंचती थी, वो इस स्टिकर को पढ़कर उसको वापस डॉक्टर अर्कहार्ट के पास में भेज देते थे। किसको? स्टिकर को। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक इन लेट समर। जो बटरफ्लाई कलेक्टिंग का सीजन था वो लेट समर में 6 हफ्ते तक था। नीचे आपको चार्ट दिया है कि उन्होंने इस टाइम में कितनी बटरफ्लाइज को कलेक्ट किया। नंबर एंड काइंड ऑफ, देखिए चार्ट में दिया है कि कितनी संख्या में और कौन कौन सी स्पीशीज की उन्होंने 6 सप्ताह में बटरफ्लाइज को कलेक्ट किया। इफ़ यू आर गोइंग टू चेज दैम वन बाय वन यू वोंट कैच वेरी मैनी। यदि आप एक एक करके उनको चेज करेंगे बटरफ्लाई को तो आप कैच नहीं कर सकते हैं। So the next step for Ebright was to raise a flock of butterflies। अब एब्राइट ने सोचा कि एक एक बटरफ्लाई को पकड़ना तो आसान नहीं है, इसलिए बटरफ्लाई के फ्लॉक को, फ्लॉक ये कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप ऑफ बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज के झुंड को रेज करना पड़ेगा, यानी उनके एग्स को कलेक्ट करके उनको अपने घर में ही डेवलप करना पड़ेगा। He would catch a female monarch, take her eggs। तो वो क्या करते? एक फीमेल मोनार्क हम लोग जान चुके हैं कि एक स्पीशीज है, एक प्रजाति है बटरफ्लाई की, और उसके एग लेके आते एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल। और उनको रेज करते, रेज यानी ग्रो करते, उनको विकसित करते, वो उनकी पूरी लाइफ साइकिल को विकसित करते। ये भी हम लोग जान चुके हैं कैसे विकसित करते। एग के बाद में कैटरपिलर यानी लार्वा, देन प्यूपा, और उसके बाद में एक अडल्ट बटरफ्लाई। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो। इसके बाद में वो बटरफ्लाई के विंग्स पर स्टिकर लगाते और उनको उड़ा देते। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। और इस तरह कई सालों तक जो उनका बेसमेंट था, बेसमेंट यानी उनके घर का तलघरा था, वो एक प्रयोगशाला बन गया। कैसा? जहाँ पर कि मोनार्क बटरफ्लाइज की हजारों संख्या में उनको वो रेस करते थे, उनको ग्रो करते थे, उनकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करके उन पर स्टिकर लगाकर उड़ा देते थे। इवेंचुअली आई बिगन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज। अब एकदम से इतना सारा काम करने के बाद में फाइनली उनका इंटरेस्ट बटरफ्लाइज को टैग करने में लूज होने लगा, ख़त्म होने लगा। इट्स टेडियस, क्योंकि वो बहुत ही टायरिंग था, थकाने वाला था, एंड देयर इज़ नॉट मच फीडबैक, और कोई उसका रिजल्ट भी नहीं मिल रहा था। एब्राइट ने ऐसा बताया। इन ऑल द टाइम आई डिड इट ही लाफ्ड।
और वो हंसते हुए कहने लगे कि पूरे समय मैं यही करता रहता था. Not only 2 butterflies I had tagged were recaptured and they were not more than 75 miles from where I lived. केवल जो उन्होंने इतनी सारी बटरफ्लाइज पर टैगिंग की थी, स्टिकर्स लगाए थे, उसमें से केवल 2 ही बटरफ्लाइज रिकैप्चर हुई, यानी फिर से मिली. और उन्होंने भी ज़्यादा माइग्रेट नहीं किया, केवल जहाँ वो रहते थे वहाँ से 75 किलोमीटर ही दूर वो उड़कर पहुँच पाई. तो रीड एंड फाइंड आउट का इस तरह से हमने पहले क्वेश्चन का आंसर भी पा लिया. हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइट लाइफ? जब रिचर्ड एब्राइट को उनकी मदर ने द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स दी, तो इस बुक ने ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस फॉर रिचर्ड. उन्होंने क्या किया, इस बुक को पढ़ने के बाद में वो मोनार्क बटरफ्लाइज के कलेक्शन की तरफ इंटरेस्टेड हुए. उन्होंने उनकी टैगिंग की और उनके बारे में अनेक प्रोजेक्ट और एक्सपेरिमेंट किए और इस तरह से वो ग्रेट साइंटिस्ट बने. तो जो ये बुक थी ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स, ये उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई. हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम? ये हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि उनकी मदर उनको ट्रिप्स पर ले जाती थी. साइंटिफिक इक्विपमेंट्स लाइक टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमराज उनको परचेज करके देती थी और पूरे समय उनके साथ रहकर उनके लिए नए नए चैलेंजेस सेट करती थी और उनको लर्न करने में उनको हेल्प करती थी. और उन्होंने एक बुक रिचर्ड को प्रेजेंट की, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क, और इस बुक ने रिचर्ड की पूरी लाइफ को चेंज कर दिया और वो एक ग्रेट साइंटिस्ट बने. एंड नाउ अगेन रीड एंड फाइंड आउट. क्वेश्चन नंबर 1. What lesson does Ebright learn when he does not win anything at a science fair? Question number 2. What experiment and projects does he then undertake? Question number 3. What are the qualities that go into the making of a scientist? जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इन क्वेश्चन के आंसर्स भी हमको पता चल जाएंगे. Then in the 7th grade, he got a hint of what real science is when he entered a county science fair. यहाँ ही किसके लिए आया है? रिचर्ड एब्राइट के लिए. कि जब वो 7th ग्रेड यानी 7वीं क्लास में थे, तब उनको समझ में आया कि रियल साइंस, वास्तविक जो विज्ञान है वो क्या होता है. ये कैसे पता चला? जब उन्होंने एक रीजनल काउंटी यानी रीजनल अपने क्षेत्रीय विज्ञान मेले में पार्टिसिपेट किया, तो उनको हिंट मिला. और वो कैसे मिला? जब वो उसमें हार गए. इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग वाइल एवरीबडी एल्स हैड वन समथिंग. एक्चुअल में वहाँ पर जिसने भी पार्टिसिपेट किया वो जीता, लेकिन उन्होंने उसमें कोई भी जीत हासिल नहीं की, तो उनको बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ. ये किसने कहा? एब्राइट ने. His entry was slides of frog tissues which he showed under a microscope. एक्चुअल में उन्होंने फ्रॉग का मतलब मेंढक, जो मेंढक के बॉडी पार्ट्स की स्लाइड्स बनाई थी और उनको माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी यंत्र के नीचे दिखाया था. He realized the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display. वहाँ पर उनको पता चला कि जो विनर्स थे, जिन्होंने कि वो साइंस फेयर में जीत हासिल की, उन्होंने वर्किंग मॉडल्स बनाए थे, उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट किए थे, ना कि केवल डिस्प्ले यानी अपने काम का प्रदर्शन किया था. ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वॉज अपेयरिंग. अब तो रिचर्ड एब्राइट के अंदर से एक कॉम्पिटिटिव यानी एक प्रतियोगी स्पिरिट यानी भावना जाग गई. यहाँ पर हम देखें कि एक असफलता ने उनके अंदर सफलता के लिए प्रेरणा दी. यानी असफलता क्या है? असफलता से हमें सीखना चाहिए कि हमारे प्रयास में कहाँ पर कमी है. I knew that for the next year's fair I would have to do a real experiment. और उन्होंने भी सोच लिया कि अगले साल के साइंस फेयर में मैं रियल एक्सपेरिमेंट यानी एक वर्किंग एक्सपेरिमेंट, ऐसा प्रयोग, ऐसा मॉडल प्रस्तुत करूंगा जो कि वर्किंग है.
The subject I knew most was the insect work I had been doing in the past several years. और उन्होंने कहा कि मुझे मेरा सब्जेक्ट भी पता था कि जो मैं इतने साल से इंसेक्ट यानी जो कीड़ों पर काम करता आ रहा था, मैं उसी पर ही रियल एक्सपेरिमेंट करूँगा. So he wrote to Dr. Urquhart for ideas and came a stack of suggestions for experiment. अब उन्होंने फिर से डॉक्टर अर्कहार्ट को नए आइडियाज़ के लिए लिखा, और जब वो उस काउंटी फेयर से वापस लौटे तो उनके पास में स्टैक यानी ढेर सारे सजेशंस यानी सुझाव थे जो नए प्रयोग के लिए उनको दिए गए थे. Those kept Albright busy all through high school and led to prize project in county and international science fairs. और इन सजेशंस पर उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट उनको करने थे, ये पूरे समय वो बिजी रहे इन एक्सपेरिमेंट में, और इस एक्सपेरिमेंट से उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स काउंटी साइंस फेयर में और इंटरनेशनल साइंस फेयर में मिले. फॉर हिज 8th grade project, Albright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. अब 7th grade में यानी 7वीं में तो उन्होंने क्या किया था, फ्रॉग की बॉडी यानी मेंढक की बॉडी से के टिश्यूज़ की स्लाइड बनाई थी. लेकिन उन्होंने जब वो 8वीं क्लास में आए तो उन्होंने एक वायरल डिजीज़ जो कि ऑल मोनार्क क्या है, बटरफ्लाइज हैं, उनके कैटरपिलर यानी जो एग से जो नेक्स्ट स्टेज होती है उसको क्या कहते हैं, कैटरपिलर या लार्वा. तो एक वायरल डिजीज़ के कारण मोनार्क के जो कैटरपिलर्स थे वो हर साल ख़त्म हो जाते थे. Albright thought the disease might be carried by a beetle. बीटल भी एक इंसेक्ट यानी कीड़े का नाम है. तो Albright का ऐसा विचार था कि इन कैटरपिलर्स के मरने का कारण है कि बीटल उनको खा लेते हैं. He tried raising caterpillars in the presence of beetles. अब उन्होंने क्या किया, अपने घर के बेसमेंट में, क्योंकि वो पूरी बटरफ्लाई मोनार्क की लाइफ साइकिल को वहाँ पर ग्रो डेवलप करते थे, अब उन्होंने वहाँ पे इंसेक्ट बीटल को भी रख लिया. आई डिड नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट ही सेड. लेकिन उन्होंने कहा कि ये प्रूव नहीं हो पाया कि जो मोनार्क के जो कैटरपिलर्स हैं उनको यानी लार्वा है उनको बीटल खा जाते हैं. बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट. दिस टाइम आई वॉन. लेकिन मैं अपने एक्सपेरिमेंट को करता रहा और मैंने ये शो किया कि मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ, और इस बार के साइंस फेयर में आई वन यानी Albright जीत गए. द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी दैट विसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स. अब अगले साल का मतलब अभी उन्होंने 8th स्टैंडर्ड यानी 8वीं क्लास में अपना क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि जो बीटल्स हैं वो मोनार्क के कैटरपिलर्स को खा जाते हैं, उनको किल कर देते हैं. अब अगले साल जब वो हाई स्कूल में आ गए तो उन्होंने एक और प्रोजेक्ट पर काम किया कि जो विसरॉय बटरफ्लाइज हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग में एक स्लाइड देखी थी मोनार्क और विसरॉय के में क्या अंतर है. तो अब उनका प्रोजेक्ट था कि जो विसरॉय बटरफ्लाइज हैं वो मोनार्क को कॉपी करती हैं यानी उनकी नकल करती हैं. जैसे कि गिरगिट को आपने देखा है कि वो जिस तरह के प्लांट के बीच में रहता है उसकी स्किन का कलर वैसा ही हो जाता है. द थ्योरी वॉज दैट विसरॉयज लुक लाइक मोनार्क्स बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स. थ्योरी ये थी कि जो विसरॉय हैं वो मोनार्क की तरह दिखती हैं, और बिकॉज मोनार्क डोंट टेस्ट, लेकिन जो मोनार्क बटरफ्लाइज हैं उनको बर्ड्स नहीं खाती हैं. क्यों नहीं खाती हैं? क्योंकि उनका टेस्ट बर्ड्स को यानी चिड़ियों को पसंद नहीं आता है. तो विसरॉय क्या करती हैं बटरफ्लाइज, वो अपने को मोनार्क जैसा कॉपी कर लेती हैं, उनकी नकल कर लेती हैं, उनकी जैसी बन जाती हैं. विसरॉयज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स. लेकिन विसरॉय वो बर्ड्स को उनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है. सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स द लेस लाइकली दे आर टू बिकम ए बर्ड्स डिनर. तो जो विसरॉय हैं जितनी ज़्यादा वो मोनार्क की कॉपी करेंगी उतना ही वो बर्ड्स के चंगुल से बच पाएंगी, यानी एक पक्षी के डिनर से अपने आप को बचा पाएंगी.
एब्राइट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स। लेकिन एब्राइट का प्रोजेक्ट क्या था कि क्या बर्ड्स, क्या पक्षी मोनार्क को खाते हैं। ही फाउंड दैट ए स्टर्लिंग वुड नॉट ईट ऑर्डनरी बर्ड फूड। अब उन्होंने एक बर्ड स्टर्लिंग ये पाया कि वो ऑर्डनरी जो बर्ड्स होती हैं वो तो विसरॉय बटरफ्लाई को खाती हैं, लेकिन ये उन बर्ड्स की तरह नहीं है। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट। बल्कि ये जो स्टर्लिंग है ये मोनार्क्स को ही खा जाती है। एब्राइट said later research by other people showed that viceroys probably do copy the monarch। हालांकि एब्राइट के बाद वाले साइंटिस्ट ने भी ये बताया कि जो विसरॉय हैं बटरफ्लाई वो मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करती हैं। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। और ये प्रोजेक्ट जो प्राणी शास्त्र की विज्ञान था उसमें उस डिवीज़न में फर्स्ट स्थान प्राप्त किया, और ओवरऑल जो काउंटी साइंस फेयर था उनका रीजनल साइंस फेयर था उसमें थर्ड स्थान प्राप्त हुआ। ये साइड में आप चित्र देखिए मोनार्क और विसरॉय दोनों बटरफ्लाइज का। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि जो विसरॉय बटरफ्लाई है उसमें एक गोला बना है यहाँ पर देखिए, जिसमें कि एक आड़ी लाइन है जो उनके पंख पर होती है, जबकि मोनार्क में नहीं होती है। In his second year in high school, Richard Albright began the research that led to the discovery of an unknown insect hormone. Indirectly, it also led to his new theory on the life of cells. अब जो वो अपने हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में जब पहुँचे तो रिचर्ड एब्राइट ने एक और नया अपना प्रोजेक्ट, अपनी रिसर्च शुरू की एक इंसेक्ट हार्मोन पर, जिसके बारे में अभी पता नहीं था। और इसी हार्मोन से उनकी एक नई थ्योरी जो कि लाइफ ऑफ सेल के जीवन पर थी। द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वॉज सिंपल। उनके सामने क्या क्वेश्चन था? व्हाट इज द पर्पज ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए मोनार्क प्यूपा। आप चित्र में देख रहे हैं कि जो मोनार्क का प्यूपा है, प्यूपा मीन्स कैटरपिलर स्टेज है, उस पर वहाँ पर छोटे छोटे टाइनी गोल्ड स्पॉट्स यानी सुनहरे रंग के छोटे छोटे बूंदें सी बनी हुई हैं। तो इनका क्या पर्पस है, ये क्यों बने हुए हैं? एवरीवन अज्यूम द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, एब्राइट सेड। एब्राइट कहते हैं कि हर कोई यही सोचता है शायद ये बटरफ्लाई के पंखों की सजावट के लिए हैं। बट डॉक्टर उर्कहार्ट डिडंट बिलीव इट। लेकिन जो डॉक्टर उर्कहार्ट थे वो ऐसा नहीं सोचते थे। टू फाइंड द आंसर, एब्राइट एंड अनदर excellent science student first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development। इस बात का आंसर पाने के लिए, किस बात का, कि जो कैटरपिलर पे वो टाइनी गोल्ड स्पॉट यानी छोटे छोटे सुनहरे दाने बने हुए हैं वो क्या हैं। तो उनको एक डिवाइस यानी एक उनको मशीन टाइप की बनानी थी जिससे कि ये पता चले कि ये जो स्पॉट्स हैं, ये जो छोटी छोटी बूंदें जैसी हैं, यहाँ पर कोई हार्मोन बनता है। दिस प्रोजेक्ट वॉन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। और इस बात को प्रूव करने में फिर से रिचर्ड एब्राइट सफल हो गए और इस बार उनको काउंटी फेयर में फर्स्ट प्राइज मिला और इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में भी उनको एंट्री मिल गई। देयर ही वन थर्ड प्लेस फॉर जियोलॉजी, और यहाँ पर उनको तीसरा स्थान मिला। ही ऑल्सो गॉट ए चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। एंटोमोलॉजी यानी वो साइंस जिसमें कि इंसेक्ट यानी कीड़ों के बारे में, कीट पतंगों के बारे में स्टडी की जाती है, उसको क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। तो एक ऐसी लैब, वो लैब का क्या नाम था? वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। वहाँ की एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी में उनको काम करने का मौका मिला, जबकि उनको इतनी सफलता मिली। As a high school junior, Richard Albright continued his advanced experiment on the monarch pupa. That year, his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the Army laboratory during the summer. जब वो हाई स्कूल के जूनियर क्लास में थे तो उन्होंने
मोनाक प्यूपा पे, जो प्यूपा हमने अभी चित्र में देखा, उस पर फिर से एडवांस एक्सपेरिमेंट किए और उनके इस प्रोजेक्ट ने इंटरनेशनल साइंस फेयर में फर्स्ट प्लेस प्राप्त किया और उनको फिर से उसी वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में काम करने का मौका मिला. In his senior year, he went a step further. He grew cells from a monarch wing in a culture and showed that the cell would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spots. जब वो हाई स्कूल के सीनियर ईयर में थे तो उन्होंने अपनी रिसर्च को एक कदम और आगे बढ़ाया. उन्होंने क्या किया कि जो मोनार्क बटरफ्लाई है उसके विंग में एक कल्चर का मतलब होता है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और एटमॉस्फेयर पे किसी भी सेल को डेवलप करना. तो उन्होंने एक सेल डेवलप की और ये बताया कि यदि इस सेल को वो ही सेम हार्मोन मिले, कौन सा, जो कि वो गोल्डन टाइनी जो डॉट्स हैं, ड्रॉप्स हैं बटरफ्लाई के पंख पर, वो जो हार्मोन डेवलप कर रहे हैं, जो उनके अंदर हार्मोन जनरेट हो रहा है, यदि वो ही इस सेल को हार्मोन मिले तो ये सेल है वो भी क्या करेगी, इसमें से बटरफ्लाई के विंग डेवलप हो जाएंगे. दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर जियोलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर. इस प्रोजेक्ट को फिर से इंटरनेशनल विज्ञान मेले में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ. ही स्पेंट द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. इस तरह से उनको फिर से आर्मी लेबोरेटरी में काम करने का मौका मिला और जो US का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की लेबोरेटरी है उसमें भी उनको एक्सपेरिमेंट करने की परमिशन मिल गई. द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स. अब जब वो अपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फ्रेशमैन ईयर यानी फर्स्ट ईयर में थे तो फिर से वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की लेबोरेटरी में गए और वहाँ पर उन्होंने जो मोनार्क बटरफ्लाई के प्यूपा पर गोल्ड स्पॉट्स थे उन पर फिर से, उनमें से निकलने वाले हार्मोन पर फिर से एक्सपेरिमेंट किया. Using the laboratory's sophisticated instruments, he was able to identify the hormones' chemical structure. क्योंकि ये जो लेबोरेटरी थी ये बहुत ही एडवांस थी, यहाँ के जो इंस्ट्रूमेंट थे वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड यानी एडवांस टेक्नोलॉजी के थे. तो इसके कारण वो ये जो हार्मोन थे उनमें क्या केमिकल्स थे, उनकी केमिकल की बॉन्डिंग क्या थी, उस पर भी वो सफल हो गए पता लगाने में. A year and a half later, during his junior year, Albright got the idea for his new theory about cell life. और इस तरह से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जूनियर ईयर में वो सेल लाइफ की एक नई थ्योरी, कोशिकाओं के जीवन की नई थ्योरी पता लगाने में सफल हो गए. It came while he was looking at X-ray photos of the chemical structure of a hormone. और ये जो आइडिया था सेल लाइफ के बारे में ये कैसे आया, जब वो उन हार्मोन का एक्सरे, उनका केमिकल स्ट्रक्चर देख रहे थे एक्सरे से, तब उनको ये आइडिया आया. When he saw those photos, Albright didn't shout. जैसे ही उन्होंने वो फोटोज देखी तो वो यूरेका नहीं चिल्लाए. यूरेका मतलब एक विजयी, एक जीत की आवाज़, जो कि आर्किमिडीज ने यूरेका बोला था. और इवन आई हैव गॉट इट, या फिर ये नहीं कि मैंने पता लगा लिया. But he believed that along with his findings about insect hormones, the photos gave him the answer to one of biology's puzzle. बल्कि उन्होंने इन जो एक्सरेज थे इससे अपनी खोज हार्मोन के बारे में तो पता लगाई, बल्कि एक और पजल यानी पहेली को उनको इन फोटो के द्वारा सॉल्व करने में आसानी हुई. हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स DNA. कि जो DNA है, आप लोग सब साइंस पढ़ते हैं और DNA के बारे में जानते हैं. DNA की फुल फॉर्म क्या है DNA की? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. कि एक सेल DNA को रीड द ब्लूप्रिंट, कि DNA के ब्लूप्रिंट को, ब्लूप्रिंट क्या कहलाता है? उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका एक जो रफ खाका है, मैप है, उसको कैसे पढ़ लेती है.
DNA is the substance in the nucleus of a cell that controls heredity. अब DNA सेल के न्यूक्लियस में होता है और ये एक तरह का पदार्थ है जो कि हेरिडिटी को, आनुवांशिकता को कंट्रोल करता है। यानी कोई भी व्यक्ति, उसका कद क्या होगा, उसका रंग क्या होगा, वो कैसा होगा, ये किस पर डिपेंड करता है, ये डीएनए पे। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल। और ये जो डीएनए है यही सेल यानी कोशिका की फॉर्म और उसके फंक्शन को निर्धारित करता है। दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। इसलिए डीएनए ही किसी भी व्यक्ति के जीवन का ब्लूप्रिंट है, यानी वो कैसा होगा, किस तरह का होगा, ये किस पर डिपेंड करता है, डीएनए पर करता है। एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट James R. Wong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. एब्राइट और उनके कॉलेज के एक रूममेट थे जेम्स आर वोंग, पूरी रात वो ड्राइंग पिक्चर को ड्रॉ करते रहे और प्लास्टिक के मॉडल भी बनाते रहे कि ये बताने के लिए कि ये कैसे होता है। टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी। इसके बाद उन्होंने अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कराया जिसमें कि इस नई सेल थ्योरी को एक्सप्लेन किया। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड with highest honors, second in his class of 1510। और रिचर्ड ने जब ग्रेजुएट किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से तो उन्होंने हाईएस्ट, बहुत ही अच्छे अंकों से और उनकी क्लास में 1510 स्टूडेंट्स के बीच में सेकेंड रैंक प्राप्त की। एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। और अब वो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एक रिसर्चर के तौर पर चले गए। देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज थ्योरी। और अब वो अपनी सेल थ्योरी पर उन्होंने फिर से एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट इट विल बी ए बिग स्टेप टुवर्ड अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। और यदि ये थ्योरी, उनका कहना था कि यदि ये सही हो जाती है, कौन सी थ्योरी, कि जो डीएनए है वो एक सेल का ब्लूप्रिंट है, कि वो कैसे फॉर्मेशन होगा, उसका क्या फंक्शन करेगी, ये किस पर डिपेंड करता है, डीएनए पे। तो ये लाइफ प्रोसेस को समझने में एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज़। और कुछ और बीमारियां और कुछ कैंसर्स को भी प्रिवेंट करने यानी उनकी रोकथाम में मदद मिलेगी। ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट साइंटिफिक क्यूरोसिटी। और ये सब किस तरह से संभव हो पाएगा, क्योंकि एब्राइट के अंदर जो एक जिज्ञासा थी उसकी वजह से। His high school research into the purpose of the spot on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life। और जब वो हाई स्कूल में थे तो उन्होंने मोनार्क बटरफ्लाई के प्यूपा पे जो गोल्डन छोटे छोटे स्पॉट्स थे वो उन्होंने उस पर रिसर्च करी और वो रिसर्च बढ़ते बढ़ते सेल लाइफ तक पहुंच गई। Richard Ebright has been interested in science since he first began collecting butterflies, but not so deeply that he hasn't time for other interests। रिचर्ड एब्राइट को अब हम लोग जान चुके हैं कि जब वो बहुत छोटे थे तभी उनको बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने में इंटरेस्ट था, लेकिन वो इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड, इतना डीपली नहीं थे दूसरी चीज़ों के लिए। एब्राइट ऑल्सो बिकेम ए चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड ए गुड कैनोइस्ट। बाद में एब्राइट एक चैम्पियन डिबेटर यानी वाद विवाद जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसके चैम्पियन भी रहे, और पब्लिक स्पीकर और एक बहुत अच्छे कैनोइस्ट यानी जो लाइट वेट वाली नाव होती हैं, बोट होती हैं, उनको चलाने में माहिर, एंड ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स। वो एक बहुत अच्छे एक्सपर्ट यानी बहुत ही शानदार वो फोटोग्राफर भी हैं, खासकर प्रकृति और जो विज्ञान के एग्जिबिट्स हैं उनके बारे में। इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज ए स्ट्रेट अ स्टूडेंट बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी। ही टर्न्ड ए लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब।
जब रिचर्ड एब्राइट हाई स्कूल में थे तो वो एक स्ट्रेट ए यानी A+ ग्रेड के स्टूडेंट थे, और क्योंकि उस समय लर्निंग यानी सीखना आसान था, लेकिन जब उन्होंने अपनी बहुत सारी एनर्जी को डिबेट्स में और मॉडल्स में उसमें कन्वर्ट कर दिया, ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, रिचर्ड ए वायरर, हिज सोशल स्टडीज टीचर एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स। उनके एक प्रिय टीचर थे जिनकी वो बहुत तारीफ करते हैं, वो उनके सोशल स्टडीज के टीचर थे, रिचर्ड ए वायर। मिस्टर वायरर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़। एब्राइट कहते हैं कि जो उनके सोशल स्टडीज़ के टीचर थे मिस्टर वायरर, वो एक परफेक्ट यानी बहुत ही इंटेलिजेंट, जिनको कि अपना सब्जेक्ट का पूरा ज्ञान था, और उन्होंने मेरा जो दिमाग था उसको नए नए आइडियाज़ की ओर डाइवर्ट किया। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव द एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वायरर सेड। What pleased me was, here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research beside doing all his research with butterflies and his other interest. उनके टीचर कहते हैं कि जो रिचर्ड एब्राइट थे वो एक्स्ट्रा एफर्ट यानी बहुत ज़्यादा कोशिश करते थे, और उनको सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि वो अपने काम के लिए यानी अपार्ट फ्रॉम एक्सपेरिमेंट जो कि वो बटरफ्लाइज पर करते थे, उसके अलावा वो डिबेट पर और दूसरे कामों पर भी 3 या 4 घंटे देते थे। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, मिस्टर वायरर कंटिन्यूड, बट नॉट इन ए बैड सेंस। उनमें बहुत ही स्पर्धा की भावना थी, लेकिन वो नेगेटिव नहीं, वो पॉजिटिवली उनमें स्पर्धा की भावना थी। रिचर्ड वॉजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट ए प्राइज। रिचर्ड इनाम जीतना उनका उद्देश्य नहीं रहता था कि मुझे हर हाल में जीतना है, ये उनका पर्पस नहीं रहता था। रादर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड, बल्कि उनके जीतने के पीछे ये मकसद रहता था कि वो कितना अच्छा काम कर सकते हैं। फॉर द राइट रीजन्स ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, और वो एक सही तरीके में सबसे अच्छा होना चाहते थे। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट इन मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। और एक वैज्ञानिक को बनने के लिए जो एक बहुत सारी चीज़ें चाहिए, उसमें से एक ये भी है कि वो एक अच्छे कॉज के लिए बहुत अच्छा काम करे। स्टार्ट विद ए फर्स्ट रेट माइंड। क्या क्या होना चाहिए यदि आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं? कि फर्स्ट रेट माइंड, आपका जो माइंड है वो एक्सीलेंट होना चाहिए, बहुत आपका शार्प माइंड होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए। एड क्यूरोसिटी, और जिज्ञासा होनी चाहिए। एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीज़न, और विल होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और किस चीज़ के लिए? राइट रीज़न, यानी ऐसे कारणों के लिए जिससे कि अच्छा हो। एब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़। उनके टीचर कहते हैं कि एब्राइट में ये क्वालिटीज़ थी। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, और एब्राइट में ये क्वालिटीज़ कब से थी? जब से उनकी मदर ने उनको वो बुक दी थी। कौन सी? द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, जब वो बहुत छोटे थे। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरोसिटी। और जब से उनको वो बुक मिली तो उनके लिए विज्ञान की दुनिया का दरवाज़ा खुल गया, और उन्होंने कभी भी अपनी क्यूरोसिटी को ख़त्म नहीं होने दिया। तो इस तरह से रिचर्ड एब्राइट एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक बने। और अब रीड एंड फाइंड आउट का पहला क्वेश्चन, व्हाट लेसन डज एब्राइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट ए साइंस फेयर। जब साइंस फेयर में उन्होंने कुछ भी नहीं जीत पाए तो उनको क्या बात समझ में आई? उनको ये समझ में आया कि जो वो फ्रॉग की बॉडी के टिश्यूज़ को डिस्प्ले कर रहे थे माइक्रोस्कोप में, वैसा नहीं करना है, बल्कि दूसरे स्टूडेंट्स जो कि रियल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो भी अब एक्सपेरिमेंट ही कंडक्ट करेंगे और उन्हीं को ही आगे साइंस फेयर में ले जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट एक्सपेरिमेंट एंड प्रोजेक्ट डज ही देन अंडरटेक। इसके बाद में उन्होंने क्या अपने प्रोजेक्ट और एक्सपेरिमेंट किए? तो पहला तो उन्होंने जो विसरॉय बटरफ्लाइज थी, उन्होंने देखा कि ये मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती हैं, तो इस पर एक्सपेरिमेंट किया।
दूसरा, जो मोनार्क प्यूपा के बॉडी पर गोल्डन टाइनी डॉट्स हैं, उनके अंदर जो एक हार्मोन है उसको, उसका केमिकल बॉन्डिंग और वो कौन सा हार्मोन है और उसके अंदर क्या होता है जो बटरफ्लाई की बॉडी को बनाता है, इस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इसके बाद में उन्होंने ये पता लगाया कि सेल किस तरह से, जो डीएनए है वो एक सेल का ब्लूप्रिंट होता है। क्वेश्चन नंबर 3, एक साइंटिस्ट बनने के लिए कौन सी क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है? तो बिल्कुल लास्ट में कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं? फर्स्ट रेट माइंड, क्यूरोसिटी एंड द विल टू विन फॉर द राइट रीज़न।